पिछले पार्ट में जब बॉडी ट्री की लोकेशन का पता चला तो जियान, पॉइजनस गर्ल, क्वीन मेड्यूसा और किंग लिन चारों ही बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट पार करते हैं जहाँ लाखों की गिनती में इंसेक्ट्स थे। हालांकि फ्लेम्स के कारण इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इन्होंने इजीली उस जंगल को पार कर लिया। वैसे अब माउंटेन रेंज के पास पहुंचकर इन्हें किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफाउंड सेक्ट का यंग मास्टर और चीफ मिलकर फ्लावर सेक्ट की लीडर यूनियन पर हमला कर रहे हैं। यूनियन के साथ अभी फ्लावर सेक्ट की कई सारी फीमेल डिसाइपल्स भी थी। साथ ही स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के लोगों ने कई सारे डिसाइपल्स को ऑलरेडी जान से मार दिया था और अब यूनियन और बाकी फीमेल डिसाइपल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यूनियन अकेले उन सभी को नहीं हरा सकती थी और साथ ही उसके साथ जो बाकी डिसाइपल्स हैं वो भी इतनी ताकतवर नहीं, क्योंकि इससे पहले उनकी फाइट एक बहुत खतरनाक बीस्ट से हुई थी जिससे बचने में उन्होंने लगभग अपनी सारी पार खो दी। यहाँ वो लोग हार जाते हैं, लेकिन इतने में ही जियान एंट्री लेता है अपनी नई किंगडम गॉरिला ग्लास बॉडी के साथ और सिर्फ एक अटैक कर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के यंग मास्टर और साथ ही वहाँ के चीफ दोनों को ही खत्म कर देता है। वैसे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स तो पहले से ही डर कर भाग गए थे। अभी ये फाइट जैसे ही खत्म होती है तो क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल और किंग लिन तीनों ही सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखकर यूनियन समझ चुकी थी कि वो किंग कॉन्ग गॉरिला ग्लास बॉडी का इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि जियान ही है। वैसे अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। जियान अब यूनियन और बाकी सभी फीमेल डिसाइपल्स के सामने आ चुका था। यूनियन तो उसे देखते ही शुक्रिया कहती है। वैसे जियान इस बीच नोटिस करता है कि यूनियन के साथ वहाँ की सारी जो फीमेल डिसाइपल्स है उनकी हालत ठीक नहीं है। मतलब इस लड़ाई में वो अपनी बहुत सारी एनर्जी खो चुकी है और कई को तो कुछ सीरियस इंजरीज भी हैं। इसलिए वो कुछ रिकवरी पिल्स निकालकर यूनियन को देता है और कहता है कि इन्हें खा लो, इससे तुम अपनी एनर्जी जल्दी से रिकवर कर पाओगी। यहाँ यूनियन ने वो पिल्स यान रैन को दे दी थी और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने का कह दिया था। वैसे जिस तरह से जियान ने महसूस किया था कि यूनियन प्रॉब्लम में है, वैसे ही यूनियन भी जियान को देखते ही समझ गए कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद जियान की बहुत सारी एनर्जी यूज हो चुकी है। वो जियान से पूछती है कि वो ठीक तो है, जिस पर जियान कहता है कि वो ठीक है। वो बताता है कि उसने ये नई टेक्निक सीखी है, अभी तक उसने इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। साथ ही इस टेक्निक को लगातार ज्यादा समय तक परफॉर्म करने के लिए उसे अपने लेवल पर और अपनी कल्टीवेशन पर काम करना होगा। हालांकि अभी उसे इस चीज की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे यूनियन पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, तो जियान बताता है कि यहाँ वो किसी चीज की तलाश में आया है। अब भले ही यूनियन को तो ये नहीं पता कि जियान यहाँ बॉडी ट्री की तलाश में आया है, लेकिन कारण कुछ भी हो, जियान ने उनकी बहुत बड़ी मदद की, वरना इन्हें स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वालों से कोई नहीं बचा सकता था। यूनियन फिर से जियान को शुक्रिया कहने लगती है, लेकिन जियान कहता है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वैसे यूनियन किंग लिन से तो पहले मिल चुकी है, इसलिए जियान पॉइजनस गर्ल और क्वीन मेड्यूसा की मुलाकात यूनियन से कराता है। वैसे अभी जब यूनियन पूछता है कि आखिर वो सभी लोग यहाँ बाहर के रास्ते की तरफ क्यों भाग रहे थे, तो यूनियन बताती है कि वो रास्ता भटक चुके थे। वो बताती है कि वो यहाँ 5 दिन पहले आए थे, हालांकि वो भी अंदर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो रास्ता भटक गए और उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट से हुआ। वो इतना ताकतवर था कि उस बीस्ट को ये लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते थे, इसलिए इन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि उस बीस्ट से लड़ते वक्त ये लोग पहले ही अपनी एनर्जी को गवा चुके थे और इस चीज का फायदा स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वालों ने उठाया। उन्होंने उसी समय इन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब इन्हें डायरेक्शन की नॉलेज तो नहीं थी, इसलिए ये सीधी डायरेक्शन में भागते हुए यहाँ तक आ गए और यहाँ आकर जियान ने उनकी मदद की। इसलिए एक तरह से जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे जियान बताता है कि वो भी अभी उस माउंटेन में अंदर की तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए अगर वो चाहे तो साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अभी यूनियन अकेले डिसीजन नहीं ले सकती थी, भले ही वो लीडर है, लेकिन अभी तक बाकी सभी की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और बिना उनसे बात करे वो हाँ नहीं कर सकती। पर बाकी लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी जियान पावरफुल है, इसलिए अगर वो उनके साथ रहेगा तो आगे वो इस तरह के खतरों का सामना इजीली कर सकते हैं। अभी सभी ने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी। इसी बीच फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर आकर बताती है कि बाकी सभी लोग जो इस माउंटेन पर आए हैं वो अगर सही डायरेक्शन में गए हैं तो वो अब तक एंशिएंट एरिस तक पहुंच चुके होंगे। वो एक सेफ इलाका है जहाँ इस तरह की खतरनाक बीस्ट से सामना लगभग न के बराबर होता है। अभी ये सुनकर जियान कह रहा था कि फिर हमें भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, पर जैसे ही जियान ने इतना कहा तभी उन सभी को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। वैसे तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये एनर्जी किसकी है, पर क्वीन मेड्यूसा समझ चुकी थी। वो कहती है कि एक बहुत खतरनाक बीस्ट अभी हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। वैसे तो बीस्ट अभी इन तक पहुँचे
इसके पहले ही क्वीन मेड्यूसा ने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिस बैरियर के अंदर वो लोग सेफ थे। अभी बाहर से उस बैरियर के अंदर मौजूद लोगों को नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो जो डेमोनिक पाइथन बीस्ट था वो चुपचाप वहाँ से होता हुआ चला गया। अभी उसके जाते ही यूनियन बताती है कि इस तरह के एक बीस्ट से उसका सामना हुआ था, ये सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी वो बता रही थी कि ये करीबन 9 स्टार दोसोंग लेवल पर है और उसके भी ये लगभग हाफ स्टेज को पार कर चुका है, जिससे ये नॉर्मल हो चुका था। यूनियन और बाकी सभी डिसाइपल्स भी उसे नहीं हरा पाए क्योंकि वो सच में ताकतवर है। वैसे सियान का ध्यान अभी उस बात से हट ही नहीं रहा था। उसने देखा कि वो एक डेमोनिक पाइथन बीस्ट था जिसका लेवल बहुत ज्यादा है और ये डेमोनिक पाइथन बीस्ट अपनी टेरिटरी में ही रहते हैं, अपनी टेरिटरी छोड़कर ये कभी नहीं जाते। दूसरी चीज, वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट एक फीमेल पाइथन थी जो कि हर तरफ इसलिए घूम रही है जिससे वो आसपास के खतरे का पता लगा सके। जरूर उसके अंडे आसपास कहीं हैं। और एक और मेन बात, इस तरह के बीस्ट हमेशा ऐसी जगह अंडे देते हैं जहाँ एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में हो। जियान ने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है। इस तरह के बीस्ट हमेशा ऐसे तालाबों को चुनते हैं जहाँ बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मौजूद हो। अभी जियान को भी उसी तालाब की जरूरत थी अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इस तरह से वो अपनी किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को और ज्यादा यूजफुल बना सकता है। वैसे जब वो ये बात कहता है तो सभी उसे मना कर देते हैं क्योंकि अकेले उस बीस्ट का पीछा करना खतरे से खाली नहीं होगा। अब ये चीज तो वो सभी भी जानते थे कि वो जियान को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जियान ने मन बना लिया है। इसलिए वो कहने लगते हैं कि अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अभी सबसे पहले ये बात किंग लिन ने कही थी। उसके पास एक डेमोनिक पाइथन बीस्ट स्पिरिचुअल स्पिरिट भी है जो कि उसके हिसाब से जियान के बहुत काम आएगी, जो सुनकर जियान भी मान जाता है और फिर सभी वहाँ से सीधा उस डेमोनिक पाइथन बीस्ट के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर तक पीछा करने के बाद वो उस तालाब के पास भी पहुँच चुके थे। अभी डेमोनिक पाइथन बीस्ट आसपास नहीं है, इसलिए जियान सेफली उस तालाब तक जा सकता है। पर फिर भी यूनियन को अभी बहुत चिंता हो रही थी। वो जियान से कहती है कि तुम उस तालाब के अंदर कल्टीवेशन के लिए जा रही हो, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारी बॉडी को डैमेज भी कर सकती है। पर इतने में ही क्वीन मेड्यूसा कहने लगती है कि अगर तुम्हें जियान की चिंता हो रही थी तो तुम कुछ और भी कह सकती थी। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस तरह की एनर्जी से जियान की बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। वैसे अंदर की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और खतरनाक तो है, इसलिए जियान कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अभी यहाँ वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट जैसे ही दूर गया तो ये लोग तालाब के और नजदीक बढ़ने लगे, लेकिन इतने में ही वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट वापस लौट आता है और इन पर हमला कर देता है। उसने इनकी एनर्जी को महसूस कर लिया था। अभी वो जब हमला कर रहा था, किंग लिन सबसे पहले आगे आकर उसे अपनी स्पेशल टेक्निक कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किंग लिन की टेक्निक उस पर काम नहीं की और उन लोगों को वहाँ से दूर रखना पड़ा। अभी जियान क्वीन मेड्यूसा के साथ आगे बढ़ रहा था सीधा उस तालाब की तरफ, पर ये देखकर वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट इन पर हमला करने लग जाता है। अभी रास्ते में जियान क्वीन मेड्यूसा से कह रहा था कि किंग लिन की टेक्निक काम इसलिए नहीं की क्योंकि ये डेमोनिक पाइथन बीस्ट अभी अपनी पूरी एनर्जी के साथ अटैक कर रहा है। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो पहले हमें इसे कमजोर करना होगा, जिसके लिए ना चाहते हुए भी अब हमें फाइट करनी ही होगी। अभी ऐसा कहते हुए नॉर्मल अटैक्स का यूज तो उन्होंने किया, लेकिन वो नॉर्मल अटैक्स किसी काम नहीं आने वाले थे। इतने में ही पॉइजनस गर्ल और किंग जियान को अपनी तरफ बुलाते हैं। जियान जब वहाँ जाता है तो वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट भी जियान का पीछा करते हुए वहाँ बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में ही पॉइजनस गर्ल ने एक बहुत बड़ा पॉइजनस सर्कल क्रिएट कर दिया था, जो कि एक खास फॉर्मेशन है जिसमें वो उस डेमोनिक पाइथन बीस्ट को कैद करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो उस पर अटैक कर उसे कमजोर करती। लेकिन उस डेमोनिक पाइथन बीस्ट की पावर के सामने वो टेक्निक भी काम नहीं की। उसने इजीली उस टेक्निक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर से आगे बढ़कर इन लोगों पर हमला करने लगा। अब ये चीज देखते हुए जियान पहले तो थोड़ा दूर हटता है और फिर अपने किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी क्रिएट कर लेता है। उसे इस टेक्निक को परफॉर्म करता देख क्वीन मेड्यूसा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल बार बार करोगे तो तुम कहीं खुद की कल्टीवेशन को ही न डैमेज कर लो। अभी जियान ये बात अच्छी तरह से जानता है और उसे ये भी पता है कि इस टेक्निक के साथ वो चाहकर भी उस डेमोनिक पाइथन बीस्ट को नहीं हरा पाएगा, लेकिन यहाँ वो उसे हराना नहीं चाहता बल्कि वो उसे कमजोर करना चाहता है, जिससे कि किंग लिन की टेक्निक वर्क करे। हालांकि सेकंड टाइम इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जियान के अटैक पहले से थोड़े और कमजोर हो चुके थे, फिर भी उसे अपने साइज का एडवांटेज मिल रहा था। हालांकि वो डेमोनिक पाइथन बीस्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट है,
इसलिए वो जियान के अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ जियान पर जो उल्टे अटैक कर रहा था वो भी बहुत ही ज्यादा तेज थे। खैर अचानक ही जियान उसे पकड़ लेता है। अभी जियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के अटैक्स का इस्तेमाल करे, क्योंकि स्पीड के कारण वो जेमनिक पाइथन बीस्ट हर हमले से बच रहा है और जियान ज्यादा देर तक इस टेक्निक को कंटिन्यू नहीं रख सकता। पर इतने में ही उसे क्वीन मेड्यूसा की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि जरा संभल कर। जियान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ क्वीन मेड्यूसा ने स्पिरिचुअल एरो क्रिएट कर लिए थे, जिन्हें उसने सीधा ही यहाँ उस जेमनिक पाइथन बीस्ट की तरफ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ से यूनियन भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक क्रिएट कर चुकी थी, जिसका इस्तेमाल वो अलग डायरेक्शन से उस जेमनिक पाइथन बीस्ट पर करती है। जियान कुछ देर तो वहाँ रुकता है, लेकिन एंड टाइम पर उस जेमनिक पाइथन बीस्ट को वहीं छोड़कर वहाँ से दूर हट जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही हमले सीधा जाकर उस जेमनिक पाइथन बीस्ट से टकराते हैं और वो वहाँ हवा में से नीचे की तरफ गिरने लगता है। जियान को भी ये बिल्कुल सही मौका लगा, इसलिए वो तुरंत ही पूरी रफ्तार के साथ उस जेमनिक पाइथन बीस्ट के पास आता है और जोरदार एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। अब ये अटैक्स खत्म नहीं हुए थे। जियान के अटैक के बाद पॉइजनस गर्ल भी अपने एक अटैक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद आसमान से कई सारे पॉइजनस एरो सीधा उस जेमनिक पाइथन बीस्ट पर गिरने लगे थे, जिससे उसे और ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा। यहाँ वो अब कमजोर पड़ने लगा था, जो देखकर किंगलिन तुरंत ही फिर से अपनी वही स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और फाइनली उस जेमनिक पाइथन बीस्ट को कंट्रोल कर लेती है। हालांकि कंट्रोल का मतलब ये नहीं था कि वो उसे कुछ भी कर सकती है, बल्कि कंट्रोल में अभी बस वो उसे शांति करा पाई थी और ये भी नहीं पता कि वो ऐसा कितनी देर तक कर पाएगी। इसलिए वो जियान को सलाह देती है कि ये जेमनिक पाइथन बीस्ट फिर से जागे, इसके पहले ही वो अपनी कल्टीवेशन पूरी करे, वरना वो इसे नहीं रोक पाएंगे। जियान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो उन लोगों को ख्याल रखने का कहकर सीधा उस तालाब की तरफ बढ़ता है। उस तालाब के अंदर आने के बाद जियान महसूस करता है कि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। इसका मतलब ये कल्टीवेशन जल्दी होगी। लेकिन जब वो कल्टीवेशन करने बैठा तो वो समझ गया कि शायद उसे यहाँ बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। ये महसूस करते ही उसने तुरंत ही अपना एक क्लोन क्रिएट कर लिया था, जिससे वो डबल अमाउंट में एनर्जी एक साथ कल्टीवेट कर पाए। अभी वो और उसका क्लोन भले ही साथ में कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस अमाउंट में जियान को एनर्जी की जरूरत है, उतनी एनर्जी कल्टीवेट करने में बहुत समय लगने वाला है। अभी यहाँ से सीन सीधा लगभग 3 दिन बाद पर शिफ्ट होता है। अभी भी जियान वहाँ उस तालाब के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और बाहर वहाँ किंगलिन भी उस जेमनिक पाइथन बीस्ट को कंट्रोल कर रखा हुआ है। हालांकि अब वो जेमनिक पाइथन बीस्ट कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो बाकी सभी किंगलिन की मदद करते हैं, लेकिन वो क्या ही मदद करते। वो बीस्ट अब फिर से अपनी एनर्जी रिकवर कर चुका है, इसलिए उसे और देर वहाँ रोक पाना नामुमकिन था। वो अचानक से एनर्जी ब्लास्ट के साथ किंगलिन की पकड़ से छूट जाता है। अभी उसका टारगेट ये सब लोग नहीं थे, बल्कि उसका सबसे पहला टारगेट है जियान, जो कि उस पुल के अंदर जाकर कल्टीवेशन में लगा हुआ है। साथ ही उसका दूसरा रीजन ये भी है कि अगर वो सर्वेंट बीस्ट उस तालाब के अंदर जाता है तो उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगी। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अंदर गया और उसने जियान को डिस्टर्ब कर दिया तो उसकी कल्टीवेशन जो उसने 3 दिन की मेहनत में जमा की वो ब्लास्ट कर जाएगी और इस चीज में जियान की जान को भी खतरा आ सकता है। पर क्वीन मेड्यूसा जियान को कुछ कैसे होने दे सकती थी। वो तुरंत ही आगे बढ़कर अपनी पाइथन फॉर्म में आती है और सीधा उस जेमनिक पाइथन बीस्ट पर हमला कर उसका रास्ता रोक लेती है। अभी क्वीन मेड्यूसा को हमला करता देख उसे गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही पीछे पलटता है और क्वीन मेड्यूसा पर अटैक करता है। क्वीन मेड्यूसा ने उसके हमले को सह लिया था। अभी वो पाइथन फॉर्म में थी, इसलिए वो यहाँ थंडर का इस्तेमाल करती है उस जेमनिक पाइथन बीस्ट पर हमला करने के लिए। अभी वो जेमनिक पाइथन बीस्ट क्वीन मेड्यूसा को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। बीच में वो थंडर उसका रास्ता रोकती है और उसकी स्पीड को कम करती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, जो देखकर क्वीन मेड्यूसा ने 7 कलर थंडर का इस्तेमाल किया। इसमें उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी। इस टेक्निक की मदद से उसने उस डेमन पाइथन बीस्ट को तो रोक लिया, लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही क्वीन मेड्यूसा की एनर्जी खत्म हुई तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ गई, जिसके बाद वो जेमनिक पाइथन बीस्ट सीधा अभी उसकी तरफ बढ़ते हुए अटैक कर रहा था। यहाँ क्वीन मेड्यूसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन इतने में ही उस तालाब के अंदर से जियान बाहर निकलते हुए आता है। अभी बाहर निकलते निकलते ही उसने किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी परफॉर्म कर ली थी और उस जायंट बॉडी के साथ क्वीन मेड्यूसा को बचा लिया था। साथ ही वो धक्का मारते हुए उस डेमनिक पाइथन बीस्ट को भी वहाँ से दूर फेंक देता है। अभी क्वीन मेड्यूसा जियान की एंट्री से बहुत ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी। वो अभी इस जबरदस्त एंट्री की तारीफ तो करती ही है, पर साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि जियान ने इस किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को मास्टर कर लिया है। अभी वो इसकी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। फिर
वैसे अभी बहुत समय के बाद हमें इन दोनों के बीच इस तरह का क्लोज मोमेंट देखने के लिए मिल रहा था, पर इतने में ही वो डेमनिक पाइथन बीस्ट फिर से वहाँ आ जाता है और हमला करने लगता है। जियान क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि इसे हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे और उसे पीछे हटाते हुए सीधा उस डेमनिक पाइथन बीस्ट पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे अभी वो कोई नॉर्मल फिजिकल हमले नहीं कर रहा, बल्कि अभी वो एक सेकेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो कि किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को मास्टर करने के बाद ही उसे समझ में आई है। जियान की जो गोरिल्ला ग्लास बॉडी है उसके पीछे बड़े बड़े सर्कल्स फ्लोट कर रहे हैं जिन्हें अब वो कंट्रोल कर सकता है। उनका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा उस डेमनिक पाइथन बीस्ट पर हमला करता है। इस बीच जब जियान ने वो बड़े बड़े सर्कल्स जो बॉल की तरह हैं उन्हें छोड़ा तो जियान ने देखा कि स्पीड के कारण उनके आसपास फायर फ्लेम्स जनरेट हो रही हैं। अगले अटैक में जियान उन्हीं बड़ी बड़ी बॉल्स को हवा में लाकर बहुत ही तेज घुमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक फायर सर्कल क्रिएट हो चुका था। ये अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वैसे पहले ही अटैक से वो डेमनिक पाइथन बीस्ट नहीं संभल पाया था और इतने में ही जियान ने दूसरा अटैक कर दिया। उस डेमनिक पाइथन बीस्ट को भी गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान का वो फाइनल अटैक जैसे ही उससे टकराता है तो वो डेमनिक पाइथन बीस्ट सीधा जमीन पर आकर गिर चुका था। साथ ही साफ दिखाई दे रहा था कि वो जियान से हार गया। अभी जियान भी नीचे आकर उसके ऊपर पैर रखता है ये देखने के लिए कि जियान ने उसे हरा दिया। वैसे बाकी सभी अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जियान ने इतने खतरनाक बीस्ट को सिर्फ 2 अटैक्स में हरा दिया। वैसे तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद जियान को सिर्फ 2 अटैक लगे थे उस डेमनिक बीस्ट को हराने में। वैसे अब जियान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। यहाँ वो सभी से कहता है कि कहीं उसने आने में देर तो नहीं कर दी, मतलब किसी को चोट तो नहीं लगी। ये चीज वो खासकर क्वीन मेड्यूसा से कह रहा था, पर वो कहती है कि नहीं, तुम टाइमिंग के बहुत पक्के हो, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई और तुम नहीं आते तो शायद मैं उस डेमनिक पाइथन बीस्ट को अकेले ही हरा देती। वैसे यहाँ अभी क्वीन मेड्यूसा जियान की तारीफ कर रही थी क्योंकि जियान ने बहुत कम टाइम की कल्टीवेशन में इतनी पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर लिया है और ये टेक्निक आगे भी उनके बहुत काम आएगी। वैसे तभी किंग माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे अभी लग रहा था कि ये उसकी गलती है कि वो उस डेमनिक पाइथन बीस्ट को ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं रख पाई। लेकिन जियान उससे कहता है कि उसने सच में कमाल कर दिया क्योंकि इतने पावरफुल बीस्ट को 3 दिन तक शांत कर रखना कोई मामूली बात नहीं है और उसने जो टेक्निक मास्टर की उसकी मदद में किंगलिन का सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए उस डेमनिक पाइथन बीस्ट की बॉडी को किंगलिन रख सकती है। जिसका वो क्या करेगी ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से जियान ने सभी से कहा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। और हाँ गाइस, मैंने जी डायनेस्टी सीजन 3 भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, एंड स्क्रीन पे क्लिक करके वो भी देख लो। हमारे चैनल के हर वीडियो को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो गाइस डू सपोर्ट।